हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन मिस। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज का हमारा जो पार्ट 4 है आत्मकथ, इसके क्वेश्चन आंसर को। सो फ्रेंड, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। आत्मकथा होता है, उसका मतलब होता है बायोग्राफी। आप अपने जीवन के बारे में लिखिए, आपको कैसा आपका जीवन रहा, आपने कौन कौन सी समस्या का सामना किया। ठीक है। तो कवि यहाँ पर जो है वो अपनी आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो ऐसा वो क्यों कर रहा है, तो आंसर में देखिए, कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन को उपहास का कारण नहीं बनाना चाहता। इन्हीं कारणों से कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए, जो कवि है वो चाहता है कि उसके जीवन में जो जो भी घटनाएं हुई है वो उन्हें अपनी दुनिया के सामने व्यक्त नहीं करना चाहता है। लाइक उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, उसने उसे कैसे टैकल किया, उसकी लाइफ में किसी प्रेयसी का आना। वो चाहता है कि अगर मैं इन सभी चीज़ों को अपनी आत्मकथा में लिखूं तो उसको पढ़ेंगे ना वो लोग, उसका उपहास उड़ाएंगे उसके जीवन का। तो इसलिए वो उसको लिखना नहीं चाहता है, वो इन सभी चीज़ों से बचना चाहता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो ऐसे कह रहे हैं कि उसे आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी उसके पास समय नहीं है। तो ऐसा क्यों कह रहा है, तो आंसर देखिए, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। मीन्स वो अभी इतना फेमस नहीं है, उसने कुछ ऐसा काम नहीं किया है अपने जीवन में जिससे उसे उपलब्धि मिले। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है, उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहता है। वो अपने दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहता है, किसी और को आत्मकथा के जरिए बताना नहीं चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि उसके आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। इसलिए वो कहता है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आत्मकथा लिख पाऊँ। अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त करना नहीं चाहता है, क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनना चाहता है। तो वही सेम जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था। ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। तो यहाँ पर देखो, जो स्मृति है उसका पाथेय, फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे पाथेय का मीन्स नहीं पता है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाथेय का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर जो कवि है उनकी प्रेयसी उससे दूर हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, जो कवि है उनकी जो प्रेयसी मीन्स जो उनकी प्रेमिका है, लवर है, उनकी गर्लफ्रेंड है, वो उनसे दूर हो गई है। कवि के मन मस्तिष्क पर केवल उसकी स्मृति है। मीन्स देखो, यहाँ पर जो कवि है वो केवल उसी को याद कर रहा है, बिकॉज उसके मस्तिष्क पर, उसके मन में केवल उसी का जो चित्र है वो छाया हुआ है। इन्हें स्मृतियों को कवि अपने जीने का संबल अर्थात सहारा बनाना चाहता है। अंततः स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय स्मृति के सहारे से है। तो यहाँ पर आई थिंक स्मृति को पाथेय बनाने मतलब होता है जीवन जीने का सहारा। ठीक है, जो स्मृति के सहारे अपने जीवन को जीना। तो यहाँ पर जो कवि है वो अपनी प्रेयसी मीन्स अपने प्रेमिका की उन स्मृतियों के माध्यम से अपने बचे जीवन को वो व्यतीत करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इसमें भाव स्पष्ट करना है। इसका 2 पार्ट है। जो पहला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते जाते मुस्काया कर जो भाग गया। तो यहाँ पे इसका आशय क्या होगा, हमें भाव स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे कवि है वो ऐसा कहना चाहते हैं कि उससे सुख नहीं मिल सका है जिसकी वह कल्पना कर रहा था। जैसे कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो कल्पना करते हैं कि हाँ हमें ये सुख मिलेगा, लेकिन अभी क्या होता है ना, इन फ्यूचर में कुछ समस्याएं ऐसी आ जाती हैं कि हमें जो सुख होते हैं वो हमें नहीं मिल पाते हैं। अर्थात इस दुनिया में सुख है ना वो छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता है, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जैसे आपने आई थिंक 9th में है या 10th में है, जो सूरदास की कविता है, उसमें देखिए जो कविता में गोपियाँ हैं वो कहती हैं कि जो कृष्ण जो है वो हमारे साथ छलावा कर रहे हैं। मीन्स वो चाहते हैं कि जो कृष्ण जी है वो आके हमसे मिले। बस क्षणिक मात्र का सुख रहता है कि कृष्ण आने वाले होते हैं, लेकिन वो जो है उद्धव को भेज देते हैं। तो यहाँ पर जो गोपियाँ वो कहती हैं जो कृष्ण है वो छलावा करते हैं हमारे साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का खा देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाल्य सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुहाया में। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर जो कवि है ना वो अपने प्रेयसी के सौंदर्य, उसका जो सुंदर चेहरा है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि नायिका के कपोल, नायिका मतलब होता है प्रेमिका। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे कि जो लड़के होते हैं उन्हें नायक बोलते हैं और लड़की को नायिका बोलते हैं। अगर आपने अलंकार पढ़ा होगा, नहीं सॉरी, अगर आपने रस पढ़ा होगा तो वो 10th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा,
उसमें आपको नायक और नायिका के बारे में ही बताया जाएगा रश में। तो मैं उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगी, अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा हमें, क्योंकि रश काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और इवन हाफ ईयरली और एनुअल में भी आएगा। सॉरी, एनुअल मीन्स इवन आपके हाफ ईयरली में भी आएगा। ओके, सो यहाँ पर जो नायिका है उसके कपोल, कपोल मतलब होता है कि गाल थी, गाल में इतनी सुंदर लालिमा थी कि ऊषा भी उसमें अपना सुहाग ढूंढती थी। तो यहाँ पर नायिका का सौंदर्य जो है कवि ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है कि उसका जो सौंदर्य है वो बहुत अनुपम है, बहुत सुंदर है, और उसके गाल पे इतनी सुंदर सी लालिमा है, वो पिंकिश चीक है। लाइक जो उषा है ना, वो उसमें भी अपनी सुहाग जो है ढूंढती थी। तो यहाँ पर उषा मतलब होता है जो भौर का समय नहीं होता, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे 5th क्वेश्चन है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि ऐसा क्या कहना चाहता है यहाँ। तो यहाँ पर जो कवि है वो अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए जो उसके समय थे, प्रेम के मधुर समय। तो आंसर देखिए, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को कवि किसी के सामने प्रकट करना नहीं चाहता है। यहाँ पर जो कवि हैं उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ, अपनी प्रेयसी के साथ जो भी समय बिताए हैं, सुख के समय थे वो उसे किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहता है। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता है। इन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक रखना चाहता है। तो यहाँ पर जो कवि है उसने अपने प्रेयसी के साथ जो भी समय व्यतीत किया है, वो सुखदायक जो क्षण थे उसके जीवन के, वो इन स्मृतियों को संजोकर केवल अपने तक ही सीमित रखना चाहता है। वो किसी और को उसके बारे में नहीं बताना चाहता है जिससे लोग उसका उपहास उड़ा सके। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 हमारा फ्रेंड है, आत्मकथ कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं हमें बतानी है यहाँ पे। तो इस कविता में हमारे साथ कौन सी बोली है, कौन से शब्द प्रयोग किए गए हैं कविता में, कौन से अलंकार हैं, ठीक है, हमें यही सब बताना होता है। तो इस कविता में जो सरल खड़ी बोली है उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर तत्क्षण शब्द का खूब प्रयोग किया गया है कविता में, जैसे कि मधुप, नीलिमा, चांदनी रात जैसे प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जैसे कि हमें पता नहीं है अलंकार होता है उपमेय, उपमान, ठीक है, वही सब। और मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार द्वारा काव्य के सौंदर्य को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि किसी शब्द को बार बार रिपीट करना, ठीक है, मतलब उसका जो पहला वर्ड होता है वो बार बार रिपीट होता है। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल बता, पान, पोरस, पख, पग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पान का पा, पोरस का पा, ठीक है, यहाँ पे पा देखिए तीनों में स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग मतलब जो हमारा स्टार्टिंग वर्ड है वो पा मीन्स यहाँ पे पा वर्ड की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। सो फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए जिससे वो भी अच्छी बात गेन कर सके। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, राधे राधे।